नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष एग्जाम सीरीज में हम परीक्षा में आने वाले इंपॉर्टेंट लेकिन सरल प्रश्नों के बहुत इफेक्टिव एरर फ्री प्रेजेंटेशन के बारे में सीख रहे हैं। तो आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की तीसरी वीडियो में जानते हैं यूजेटी की कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, एप्लीकेशन के साथ में रेक्टिफायर सर्किट में ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर और पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है। शुरू करते हैं। हमसे कहा गया है कि हम यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी की कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन के बारे में समझाएं। यूजेटी में एक सिंगल सॉलिड सेमीकंडक्टर लाइट डॉप्ड पीस है, एन टाइप डॉप, ये दो दिखाया हुआ, जो हमारा मेन करंट कैरिंग चैनल है और जिसके दो टर्मिनल बेस 1 और बेस 2 दिखाए गए हैं। यूजेटी में ये जो तीसरा एमीटर टर्मिनल है वो एक हैवी डॉप पी लेयर के साथ बनाया जाता है और इस पी और इस एन चैनल के बीच में यहाँ एकमात्र पीएन जंक्शन, यूजेटी का यूनी माने एक जंक्शन बन जाता है। इसे ट्रांजिस्टर नाम इसलिए मिला है क्योंकि इसके 3 टर्मिनल है। हम एमीटर को एक एरो से शो करते हैं और ये एरो की डायरेक्शन, चैनल अगर एन टाइप है तो पी से एन अंदर की तरफ जैसी यहाँ शो की गई है उस तरह की होगी। हम समझ सकते हैं कि यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर 2 एन और पी डॉप लेयर्स के बीच में एक जंक्शन और 3 B1, B2, बेस 1, बेस 2 और एमीटर टर्मिनल का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो यहाँ पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में अपनी VI कैरेक्टरिस्टिक में एक नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट करता है और इसमें एक स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक भी है। यूजेटी का इस्तेमाल हम SCR ट्राइक जैसे स्विचिंग डिवाइसेस को ट्रिगरिंग की गेट पल्सेस देने के लिए करते हैं। हम टाइमिंग सर्किट्स में और ट्रिगर जनरेटर एप्लीकेशंस में भी यूजेटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजेटी का इस्तेमाल हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के बतौर एसी पावर में जो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन है उसमें फेज कंट्रोल एप्लीकेशंस में करते हैं। प्रश्न है यूजेटी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो नीटा को डिफाइन करें। जो हमारा यूजेटी का मेन करंट कैरिंग लाइट डॉप एन चैनल है, ये एमीटर की पी डॉपिंग के साथ यहाँ इंटरनल ओ पॉइंट पे एक पीएन जंक्शन डायोड बनाता है। इस इंटरनल ओ पॉइंट के ऊपर और नीचे चैनल में दो रेजिस्टेंस RB1 और RB2, अगर हम B1 और B2 के बीच में कोई बायस बैटरी VBB लगाएं तो एक पोटेंशियल डिवाइडर का काम करेंगे और यहाँ VBB वोल्टेज इस सीरीज रेजिस्टेंस में VBB डिवाइडेड बाय टोटल सर्किट रेजिस्टेंस जो करंट बनाएगी वो नीचे के B1 पॉइंट और इंटरनल O पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंस RB1 में ये वोल्टेज बना लेगी। इस वोल्टेज को जो इंटरनल O पॉइंट की B1 के रेस्पेक्ट में बनी है उसे टोटल बायस बैटरी वोल्टेज VBB के साथ एक रेशो से रिप्रेजेंट करते हैं और इस रेशो को हम इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशो कहते हैं, जो B1 पॉइंट से इंटरनल O पॉइंट के बीच के रेजिस्टेंस और हमारी लाइट डॉप्ड एन चैनल की टोटल रेजिस्टेंस का रेशो है। इसे इंट्रिंसिक शब्द इसलिए दिया गया है क्योंकि एन चैनल की बहुत लाइट डॉपिंग है। इसका बिहेवियर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसा बल्क रेजिस्टेंस बिहेवियर हो गया है क्योंकि अभी एमीटर और B1 के बीच में पीएन जंक्शन अनबायस्ड या रिवर्स बायस कंडीशन पे है। यहाँ कोई एमीटर करंट का फ्लो नहीं है, इसलिए ये स्टैंड ऑफ रुकी हुई अवस्था में टोटल वोल्टेज और इंटरनल O पॉइंट की वोल्टेज का रेशो है। टिपिकली जो नीचे का रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस का 50 से 80% हो सकता है, तो हमारी नीटा की वैल्यू 0.5 से 0.8 के बीच में रहती है। अगर यहाँ अब B1 और B2 के बीच में VBB वोल्टेज बनाई गई है तो ये वोल्टेज नीटा VBB इस VBB का 50 से 80% मैग्नीट्यूड हो सकती है। यूजेटी की करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक यहाँ नीले फ्रेम में दिखाए अनुसार हो सकती है और जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल एक्सिस पे वोल्टेज है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करंट है। ये वोल्टेज इस एमीटर पॉइंट की B1 के रेस्पेक्ट में वोल्टेज है और ये करंट एमीटर से B1 बेस चैनल में बहने वाला एमीटर करंट है। जब B1 और B2 के बीच में बायस वोल्टेज VBB लगाई हुई है तो इस इंटरनल O पॉइंट की वोल्टेज नीटा VBB हो गई है और यहाँ एमीटर की वोल्टेज अगर नीटा VB से कम है तो ये पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस होगा और ऐसी कंडीशन पे यूजेटी कट ऑफ रीजन में रिवर्स लीकेज करंट नेगेटिव डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेगा और एमीटर की वोल्टेज अगर इंक्रीज की जाएगी तो इंटरनल O पॉइंट और एमीटर के बीच में रिवर्स बायस वोल्टेज शुरू में जब कम होगी तो रिवर्स लीकेज करंट मैग्नीट्यूड में यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करंट है उसका मैग्नीट्यूड लगातार कम हो रहा है। इस जगह जब वोल्टेज
हमारी एमीटर की नीटा वीबीबी हो गई है, तो एमीटर और इंटरनल ओ पॉइंट के बीच में पीएन जंक्शन अनबायस्ड हो गया है। अगर हम कट इन वोल्टेज के बराबर वोल्टेज और एमीटर की इंक्रीज कर दें और एमीटर की वोल्टेज नीटा वीबीबी प्लस वी लैम्डा कर दें, अगर वीबीबी 10 वोल्ट है, नीटा की वैल्यू 0.6 है, तो इंटरनल ओ पॉइंट की वोल्टेज अगर 6 वोल्ट है और सिलिकॉन जंक्शन के लिए कट इन वोल्टेज अगर हम 0.6 वोल्ट लें, तो जब एमीटर की वोल्टेज 6.6 वोल्ट हो जाएगी तो ये पॉइंट हमारी कैरेक्टरिस्टिक का पीक पॉइंट है। इस पीक पॉइंट की कंडीशन पे पहली बार हमारा पीएन जंक्शन इफेक्टिव फॉरवर्ड बायस होकर कंडक्शन शुरू करेगा और हैवी डॉप्ड पी लेयर से बहुत सारे होल एन चैनल में डिफ्यूज होकर पहुंचेंगे। एन चैनल में बना रहा है। यहाँ बायस बैटरी वीबीबी B2 को पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ इस चैनल में B2 से B1 की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्यूज हुए ज्यादातर होल नीचे के सेक्शंस में अकुमुलेट होंगे और चार्ज कैरियर के अकुमुलेशन से नीचे के चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ने से नीचे के रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड में डिक्रीज होगा, उससे इंटरनल ओ पॉइंट की वोल्टेज कम होगी और हमें इफेक्टिव फॉरवर्ड बायस बनाने के लिए एमीटर की कम वोल्टेज की आवश्यकता रहेगी। और आप देखेंगे कि करंट बढ़ेगा, नीचे के चैनल में होल का अकुमुलेशन होगा, होल बढ़ने से नीचे का रेजिस्टेंस कम होगा, इंटरनल ओ पॉइंट की वोल्टेज कम होगी और आप देखेंगे कि यूजेटी एक नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, जिसमें करंट के एमीटर सर्किट में इंक्रीज होने से जो करंट को मेंटेन करने के लिए हमें वोल्टेज की आवश्यकता है वो कम रहेगी और घटती वोल्टेज पे भी बढ़ता करंट नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहलाता है और ये वैली पॉइंट तक चलेगा। वैली पॉइंट के बाद यहाँ और ज्यादा रेजिस्टेंस का डिक्रीज होना पॉसिबल नहीं रहेगा और अब अगर आपको सर्किट का करंट बढ़ाना है तो आपको एमीटर की वोल्टेज को इंक्रीज करना होगा। इसे हम सैचुरेशन रीजन कहते हैं। यूजेटी की कैरेक्टरिस्टिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पीक पॉइंट पे वोल्टेज एमीटर की मैक्सिमम है लेकिन करंट कम है और वैली पॉइंट पे करंट बहुत ज्यादा हो गया है और वोल्टेज मिनिमम वैली वोल्टेज हो गई है। यूजेटी की पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच में नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक को समझा जा सकता है। इन दो पोजीशंस के बीच में जब एमीटर करंट इंक्रीज होता है तो इंटरनल ओ पॉइंट और नीचे का जो हमारा बेस 1 पॉइंट है उसके बीच का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और इससे नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक में एमीटर की वोल्टेज की रिक्वायरमेंट इंक्रीज्ड करंट पे भी कम रहती है। पीक पॉइंट पे करंट कम है तो हमें फॉरवर्ड बायसिंग के लिए एमीटर की वोल्टेज नीटा वीबीबी प्लस कट इन वोल्टेज मैक्सिमम करनी होगी और वैली पॉइंट पे करंट मैक्सिमम होकर सैचुरेशन कंडीशंस आ जाएगी और इस सैचुरेशन कंडीशन पे एमीटर की मिनिमम वोल्टेज भी मैक्सिमम करंट बनाएगी। अपनी टिपिकल नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक के कारण यूजेटी का उपयोग गेट ट्रिगरिंग पल्सेस जनरेट करने में, टाइमिंग सर्किट में, ट्रिगर जनरेटर एप्लीकेशन जो बहुत सारे स्विचिंग और कंट्रोल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एसी की रेक्टिफायर एप्लीकेशंस में जब हम एससीआर का इस्तेमाल करते हैं तो यूजेटी को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के बतौर इस्तेमाल करके हम फेज कंट्रोल एप्लीकेशंस करते हैं और अलग अलग डिले फेज एंगल के साथ जब हम एससीआर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आउटपुट वोल्टेज को हम वेरिएबल बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न डायोड या थायरिस्टर के रेक्टिफायर सर्किट में ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF क्या है उसके बारे में है। ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF एक रेशो है जो डीसी आउटपुट पावर रेक्टिफायर सर्किट देगा जो VDC और IDC का प्रोडक्ट होगा और हम जो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए सर्किट में ट्रांसफॉर्मर इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी VA रेटिंग क्या है, VRMS और वाइंडिंग में करंट की RMS वैल्यू, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में अलग अलग करंट वेव शेप्स हो सकती हैं तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर की VA रेटिंग है वो प्राइमरी और सेकेंडरी की VA रेटिंग्स का मीन होगा। किसी रेक्टिफायर सर्किट में ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर डिपेंड करेगा कि हमारा रेक्टिफायर सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन और वर्किंग किस प्रकार की है। अगर ये 3 फेज 3 पल्स हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को हम देखें तो यहाँ 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट की 3 फेज सप्लाई जब ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट से डायोड सर्किट को मिलेगी तो इन तीनों में से जो
सबसे ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल का डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस होकर कंडक्ट करेगा और उस वाइंडिंग की फेज वोल्टेज लोड के अक्रॉस यहाँ रेड में डायोड 1, येलो में डायोड 2 और ब्लू फेज के मैक्सिमम वैल्यू जब इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड रखेगी तो डायोड 3 के मार्फत ये आउटपुट हमें प्राप्त हो जाएगा। इस आउटपुट में VDC, IDC की कैलकुलेशन की जा सकती है। फेज वोल्टेज से जो पीक मैग्नीट्यूड है उससे 1/√2 RMS वैल्यू निकाली जा सकती है और करंट के प्रोफाइल से हम IRMS निकाल सकते हैं और इस तरह से DC आउटपुट और VA रेटिंग के रेशो से ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाला जा सकता है। रेक्टिफायर सर्किट में ट्रांसफार्मर सिंगल सबसे ज्यादा वेट, साइज और कॉस्ट वाला कंपोनेंट है और हमारे पूरे रेक्टिफायर सर्किट की कॉस्ट ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग से निर्धारित होती है और एक सर्किट का ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर बताएगा कि किसी सर्टेन आउटपुट के लिए हमें ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग का सिलेक्शन क्या करना होगा। अगर ट्रांसफार्मर की यूटिलाइजेशन फैक्टर अधिक होगा न्यूमेरिकली तो हमें सेम VA रेटिंग से ज्यादा बेहतर हायर मैग्नीट्यूड का DC आउटपुट मिल जाएगा या फिर सेम DC आउटपुट के लिए ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, हमारे सर्किट की वेट, साइज और कॉस्ट कम हो जाएगी अगर सर्किट का ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर ज्यादा है। जो अलग अलग प्रकार के हमारे रेक्टिफायर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है, सिंगल फेज हाफ वेव, सिंगल फेज फुल वेव में 2 वर्जन है, मिड टाइप और ब्रिज टाइप। इसी तरह से 3 फेज में हाफ वेव, 3 फेज फुल वेव में भी 2 वर्जन हो गए, मिड टाइप और ब्रिज टाइप। तो अलग अलग रेक्टिफायर सर्किट का अगर हम ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर देखें तो पाते हैं कि सिंगल फेज हाफ वेव का ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर सबसे बुरा 0.28 है, यानी एक 100 VA का ट्रांसफार्मर केवल 28 वॉट का DC आउटपुट दे पाएगा। वहीं ये फुल वेव में मिड में इंप्रूव होके 0.67 हो गया है और सिंगल फेज ब्रिज टाइप में एक 100 VA का ट्रांसफार्मर 81 वॉट DC आउटपुट जनरेट कर सकता है। 3 फेज में ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हाफ वेव का अच्छा है 0.65, लेकिन फुल वेव मिड टाइप में सेकेंडरी वाइंडिंग का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं होने के कारण ये काफी कम, सिर्फ 0.55 है, यानी 100 VA का ट्रांसफार्मर 3 फेज फुल वेव मिड 0.6 पल्स रेक्टिफायर आउटपुट में केवल 55 वॉट का DC आउटपुट देगा। वहीं ब्रिज सर्किट में 3 फेज फुल वेव ब्रिज सर्किट में TUF सबसे बेहतरीन 0.95 है, जो बताता है कि इस तरह के जो हमारे 3 फेज ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट हैं वो सबसे इकोनॉमिक ट्रांसफार्मर के साथ सबसे बेहतरीन DC आउटपुट देंगे। एक रेक्टिफायर सर्किट में पीक इनवर्स वोल्टेज PIV को डिफाइन करें। जब हम डायोड्स या थायरिस्टर को रेक्टिफायर के तौर पे यूज करते हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस होने पे और थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस कंडीशंस पे गेट पे ट्रिगर सिग्नल अवेलेबल होने पे कंडक्ट करने लगता है और कंडक्शन के समय डायोड या थायरिस्टर के अक्रॉस नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप होती है। लेकिन सप्लाई की अल्टरनेटिंग नेचर के कारण जब नेगेटिव हाफ साइकिल चलती है तो डायोड और थायरिस्टर रिवर्स बायस हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में वो ब्लॉकिंग स्टेज में चले जाते हैं और सारी नॉन कंडक्टिव स्टेट में जो रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज है वो डायोड के अक्रॉस अप्लाई हो जाती है। तो रिवर्स बायस कंडीशन पे किसी डायोड सर्किट में सबसे ज्यादा जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होती है उसे हम पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं और अगर पीक इनवर्स वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डायोड की ब्रेकडाउन या ब्रेकओवर वोल्टेज रेटिंग से अधिक हो जाता है तो हमारे डायोड और थायरिस्टर डैमेज हो सकते हैं। इसलिए सर्किट में पीक इनवर्स वोल्टेज की मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और इसकी वैल्यू किसी भी स्थिति में सेफ्टी फैक्टर के साथ डायोड्स की ब्रेकओवर वोल्टेज को टच नहीं करनी चाहिए। अगर एक डायोड की ब्रेकओवर वोल्टेज 500 वोल्ट है और हम एक सेफ्टी फैक्टर 2 के साथ डिजाइन करते हैं तो हमारे सर्किट में पीक इनवर्स वोल्टेज किसी भी स्थिति में 500 में सेफ्टी फैक्टर 2 का अगर हम डिवीजन करें और 250 वोल्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी रेक्टिफायर सर्किट में पीक इनवर्स वोल्टेज जो डायोड या थायरिस्टर के अक्रॉस आती है वो डिपेंड करेगी हमारी सप्लाई के पीक वोल्टेज मैग्नीट्यूड, सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन और सर्किट की वर्किंग्स पे। जैसे यहाँ एक 3 फेज हाफ वेव 3 पल्स रेक्टिफायर सर्किट में ये 3 हमारी सप्लाई वोल्टेज 120 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ है और हमारा डायोड 1 जब रेड फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ था, कंडक्ट कर रहा था, उसके अक्रॉस वोल्टेज नेग्लिजिबल थी। लेकिन जब येलो या ब्लू फेज सबसे ज्यादा पॉजिटिव पीक वैल्यूज के साथ कंडक्ट करते हैं तो रेड
और येलो के बीच में अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे ये जो वोल्टेज आ रही है ये हमारी डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगी, जो पीक लाइन वोल्टेज की कंडीशंस पे फेज वोल्टेज की √3 टाइम्स इस सर्किट की पीक इनवर्स वोल्टेज होगी। और पीक इनवर्स वोल्टेज का वेरिएशन हम समझ सकते हैं इस टिपिकल इंस्टेंट पे जब डायोड D1 सबसे ज्यादा रिवर्स वोल्टेज के साथ ऑपरेट हो रहा है, उसका ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। किसी रेक्टिफायर सर्किट में पीक इनवर्स वोल्टेज सप्लाई की जो इनपुट पीक वोल्टेज है, रेक्टिफायर सर्किट का कॉन्फ़िगरेशन और वर्किंग है, उस पर डिपेंड करती है। हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट सिंगल फेज में ये Vm है और सिंगल फेज ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर में भी Vm है। वहीं 3 फेज हाफ वेव और 3 फेज फुल वेव ब्रिज टाइप में ये पीक लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज की √3 टाइम्स है। वहीं फुल वेव मिड टाइप चाहे सिंगल फेज सर्किट हो चाहे 3 फेज सर्किट हो, हमारी पीक इनवर्स वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के पीक फेज वोल्टेज की 2 टाइम्स डबल है। तो अगर हम मिड टाइप कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं तो हमें डायोड ज्यादा अधिक वैल्यूज की ब्रेक ओवर वोल्टेज के सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि सर्किट में PIV की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। आज की लर्निंग वीडियो के आखिरी प्रश्न में हमें रिपल फैक्टर को समझाना है। और रिपल फैक्टर एक रेशो है हमारे रेक्टिफाइड आउटपुट में जो अनवांटेड AC पार्ट है, जिसे हम प्योर AC पार्ट IAC कह रहे हैं, और हमारा जो डिजायर्ड एवरेज DC वैल्यू है उसका। अगर कोई रेक्टिफाइड आउटपुट में रिपल फैक्टर की वैल्यू कम है तो वो बता रहा है कि हमारा डिजायर्ड DC आउटपुट तो अच्छा है और DC आउटपुट के साथ ये जो अप एंड डाउन रिपल्स हैं अनवांटेड, उनका मैग्नीट्यूड कम है। हम जब रेक्टिफाइड सर्किट का एनालिसिस करते हैं तो हमें आउटपुट में, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट हो या फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट हो, जो एवरेज DC वैल्यू है मालूम होती है। अगर एक करंट का आउटपुट में पीक मैग्नीट्यूड Im है तो इसकी एवरेज वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफाइड की Im/π है। वहीं फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट जिसका पीक मैग्नीट्यूड Im है, उसकी एवरेज वैल्यू डबल हाफ वेव से 2Im/π है। हमें इन दोनों रेक्टिफाइड आउटपुट वेव की RMS वैल्यू भी मालूम है। हाफ वेव रेक्टिफाइड की Im पीक मैग्नीट्यूड के साथ RMS वैल्यू Im/2 है। वहीं फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट की RMS वैल्यू हमारी AC सप्लाई की RMS वैल्यू की भांति ही Im/√2 है। हमें एवरेज DC वैल्यू और टोटल RMS वैल्यू मालूम है, लेकिन अनवांटेड AC कंपोनेंट कितना है ये नहीं मालूम। इसे कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल लॉजिक का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर इस पूरे करंट की RMS वैल्यू IRMS है तो वो एक R रेजिस्टेंस में T टाइम में जो हीटिंग करेगी वो I² RT हो गई है। और हीटिंग प्योर DC भी करती है, प्योर AC भी करती है। तो प्योर AC की RMS वैल्यू जो हीटिंग करेगी और DC जो हीटिंग करेगी वो भी हम जूल्स लॉ से निकाल सकते हैं, I² RT। और टोटल हीटिंग AC पार्ट और DC पार्ट की हीटिंग का सम है, ROT कॉमन कैंसिल हो गए और हमारे आउटपुट में प्योर AC पार्ट RMS वैल्यू के स्क्वायर में एवरेज वैल्यू के स्क्वायर के सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्ट आएगा उसे स्क्वायर रूटिंग करके प्राप्त हो जाएगा। और रिपल फैक्टर प्योर AC और प्योर DC का रेशो जब हम AC की क्वांटिटी को RMS और एवरेज के टर्म्स में लिखते हैं तो वो RMS और एवरेज के रेशो के स्क्वायर में ये ऊपर न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसी क्वांटिटी रेशो 1 हो गया है, 1 का सब्ट्रैक्शन हो गया है। और RMS और एवरेज के रेशो को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिपल फैक्टर जो अनवांटेड AC रिपल्स की क्वांटिटी प्योर DC के कंपैरिजन में क्या फ्रैक्शन रखती है उसे रिप्रेजेंट करता है, वो फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट है। अलग अलग प्रकार के रेक्टिफाइड आउटपुट्स, हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट, फुल वेव सिंगल फेज रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए फॉर्म फैक्टर की कैलकुलेशंस करके हम रिपल फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए एवरेज वैल्यू Im/π है और RMS वैल्यू Im/2 है। तो फॉर्म फैक्टर RMS और एवरेज का रेशो π/2 या 1.57 हो गया है। और फॉर्म फैक्टर के स्क्वायर में 1 के सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्ट आया उसे स्क्वायर रूट करने पर रिपल फैक्टर की वैल्यू 1.21 बताती है कि हमारे डिजायर्ड DC कंपोनेंट की कंपैरिजन में, जैसा कि पीली हाईलाइट में मैग्नीट्यूड समझ आता है, उससे ये अनवांटेड रेड शेडिंग के साथ जो आउटपुट पार्ट है वो 1.21 टाइम्स रिपल्स की क्वांटिटी DC आउटपुट से भी ज्यादा है। फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए एवरेज वैल्यू 2Im/π है और RMS वैल्यू Im/√2 है। और हमारा फॉर्म फैक्टर π/2√2 1.11 के आसपास है। फॉर्म फैक्टर के स्क्वायर की वैल्यू में 1 का सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर रूटिंग करने पर रिपल फैक्टर की वैल्यू 0.48 बता रही है कि हमारा डिजायर्ड DC कंपोनेंट ठीक है। और ये जो हरी शेडिंग से अनवांटेड रिपल की रिप्रेजेंटेशन है वो DC मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन में 0.48
0.48 फ्रैक्शन रखता है। जब हमारी इनपुट की एक साइकिल होती है तो हाफ वेव रेक्टिफाइड में रिपल की भी एक साइकिल होती है, तो रिपल की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट में। और फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट में जब सप्लाई की एक साइकिल होती है तो रिपल की दो साइकिल्स हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट की रिपल फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से डबल है। थ्री फेज रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए भी रिपल फैक्टर को समझा जा सकता है। थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट में जो 3 पल्स आउटपुट्स होते हैं उसमें जब सप्लाई की एक साइकिल होती है तो तीनों फेज में जो सबसे अधिक इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड है वो आउटपुट में आ जाता है। और अगर पीक फेज वोल्टेज Vm है तो उसका 0.827 एवरेज मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड 0.5 से पीक के बीच में जब वेरिएशंस करता है तो साइनोसॉइडल वेव में पीक के आसपास मैग्नीट्यूड में चेंज स्लो होते हैं और जीरो क्रॉस के समय वो तेज होते हैं। तो हमारा ये 0.5 और पीक के बीच का एवरेज 0.827 हो जाएगा। और इसी की अगर स्क्वायर एवरेजिंग करके रूट करते तो आरएमएस वैल्यू पीक मैग्नीट्यूड की 0.84 आती, और आरएमएस और एवरेज का रेशो फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर करके जब 1 सब्ट्रैक्ट करके हम रिपल फैक्टर कैलकुलेशन करते तो वो बहुत कम 0.18 आता, जो बता रहा है कि हमारा डीसी आउटपुट कंसिडरेबल मैग्नीट्यूड का है। और ये जो अप एंड डाउन है वो डीसी की कंपैरिजन में 18% है, और रिपल की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से 3 गुना है। थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफिकेशन चाहे मिड टाइप हो या ब्रिज टाइप हो, हमें 6 पल्स में आउटपुट मिलता है। मिड टाइम में इस पल्स आउटपुट का ये पीक मैग्नीट्यूड फेज वोल्टेज का पीक है और ब्रिज में ये लाइन वोल्टेज का पीक है। और दोनों ही कंडीशंस पे ये जो 6 पल्सेज हैं वो 86.6% से 100% के बीच में वेरिएशन जब करती है तो हमारा जो एवरेज मैग्नीट्यूड है वो पीक मैग्नीट्यूड का 95.5% आ जाता है। अगर हमारी पीक मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट है तो डीसी आउटपुट 95.5 वोल्ट काफी अच्छा है। अगर हम इसी मैग्नीट्यूड की स्क्वायर को मीन करके रूट करें तो हमारी आरएमएस वैल्यू फ्रैक्शनल मामूली सी ज्यादा आएगी एवरेज वैल्यू से, और फॉर्म फैक्टर नियरली 1 है, एक से थोड़ा सा ज्यादा, और उसे स्क्वायर करके 1 सब्ट्रैक्ट करके जब रूट करते हैं तो रिपल फैक्टर 0.04 केवल 4% बहुत कम आया है। और हम देख रहे हैं कि सप्लाई की एक साइकिल पे आउटपुट में 6 रिपल्स के पल्सेज आते हैं, तो रिपल की फ्रीक्वेंसी 6 गुना है, रिपल की अमाउंट बहुत कम है। तो हमें फिल्टर करने के लिए फिल्टर कंपोनेंट भी बहुत बड़े नहीं लेने होंगे, और अक्सर हमारी रेक्टिफाइड सर्किट की जो ट्रांसफॉर्मर और दूसरी इंडक्टिव कॉइल्स हैं वो इतना अच्छा इसका फिल्टरिंग कर देती हैं कि ये एक प्योर डीसी जैसा आउटपुट हो जाता है, फुल वेव 3 फेज 6 पल्स आउटपुट। उम्मीद है आज की इस एग्जाम सीरीज वीडियो से आपको यूजीटी की कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन के प्रश्नों को किस तरह से हल करना है, और हमारे रेक्टिफाइड आउटपुट में पीक इनवर्स वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर और रिपल फैक्टर क्या है, उनकी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या हैं, वो भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एग्जाम सीरीज वीडियोस के नोट्स और दूसरे सपोर्ट मटेरियल के लिए आप चैनल की यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल्स को समझिएगा ताकि हम आपकी परीक्षाओं में परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में और ज्यादा मदद कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।